काल के गर्भ में क्या छिपा है यह कोई नहीं जानता। भविष्य की परतों के पीछे कौन सा सच दफन है, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन कई बार मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर सटीक निशाने पर लगता है। नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। कचहरी के स्पेशल एडिशन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। ईरान युद्ध की आंच अब कैस्पियन सागर तक जा पहुंची है। पहली बार यहां इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ईरानी नौसेना के मिसाइल लगे जहाजों यानी मिसाइल शिप्स पर हमला बोल दिया। वो जहाज जिनके जरिए ईरान खाड़ी देशों पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बारूद बरसा रहे हैं। आईडीएफ के मुताबिक नेवी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर इजराइल के एयरफोर्स ने इस एक्शन को अंजाम दिया। ऑपरेशन की शुरुआत के बाद पहली बार कई महत्वपूर्ण ईरानी नौसैनिक ढांचों पर हमला बोला गया। लेकिन इससे पहले ईरान ने खाड़ी मुल्कों में उन तेल और गैस प्लांट को निशाना बनाया जिसकी वजह से दुनिया के कई मुल्कों की ऊर्जा जरूरतें पूरी होती हैं। ये हमले इतने खतरनाक थे, भीषण थे कि अब भी कई ठिकानों, कई जगहों से धुआं उठ रहा है। हालांकि इन हमलों के बाद सऊदी और कतर जैसे मुल्कों ने ईरान को सीधी चेतावनी दे दी है, लेकिन सच्चाई ये भी है, ये जंग अब भी जारी है। अमेरिका और इजराइल के हमले हो रहे हैं और ईरान अपनी बची हुई ताकत से पलटवार कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जंग जल्दी खत्म करेंगे। अरे भैया, सवाल है कब खत्म करेंगे? जी, सवाल यही है कि आखिर ये जंग रुकेगी कब तक चलेगी? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इस जंग को लेकर पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी? क्या सैकड़ों साल पुराने दस्तावेजों में इस महायुद्ध का जिक्र है? महायुद्ध पर महाभविष्यवाणी की आज कचहरी की पेशी लगाते हैं। देखिए पहली रिपोर्ट हमारी। क्या ईरान युद्ध पर वो भविष्यवाणी सच हो रही है? क्या यह महायुद्ध 7 महीने तक खिंचेगा? वज्रपात और मधुमक्खी के झुंड का मतलब क्या है? किसने कहा वो इलाका खून से बह जाएगा? आज जो बारूद बरस रहा है, जिस तरह लाशें बिछ रही हैं, एक दूसरे को मिटाने के लिए हजारों किलो के बम और मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिस महायुद्ध में ईरान, अमेरिका और इजराइल कूदे हुए हैं, क्या यह मुमकिन है कि उसके बारे में 470 साल पहले किसी किताब में लिखा गया हो? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भविष्यवक्ता अपने जीवन काल में ही इस महायुद्ध की बात लिख गया हो और उसकी एक एक बात सच हो रही हो? इनकी बात आगे, पहले ये देखिए कि ट्रंप अमेरिका के भविष्यवक्ता कैसे बन रहे थे। Just like I knew about the Strait, that it would be a weapon, which I predicted a long time ago. I predicted all of this stuff. You guys were very generous in that. I predicted all of it. I predicted Osama bin Laden would knock out the World Trade Center. I made that prediction a year before he did it. I said, you better get him. He's a bad guy. I watched him be interviewed one time, and I said, that's a bad guy. You better get him. 1 year before, exactly. I wrote it in a book. You can even check. About a year before the World Trade Center then came down, President Clinton actually had a shot at him, and he didn't take it. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिस जंग की बात कर रहे हैं, उसी को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आती हैं। इसी कड़ी में 16वीं सदी में फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता रहे माइकल डी नास्ट्राडामस का नाम एक बार फिर सर्कुलेट होने लगा है। खासकर उस किताब का जिक्र होता है जिसमें दुनिया की घटनाओं को लेकर भविष्यवाणी लिखी गई थी। नास्ट्राडामस की ये किताब यूं तो कई दावों और बातों से भरी है, लेकिन जहां तक 2026 की बात है तो उसे लेकर भी दावे किए गए। नास्ट्राडामस ने अपनी किताब द प्रोफेसीज में एक ऐसी जंग का जिक्र किया है जो 7 महीने तक चलेगी। उन्होंने लिखा था, 7 महीने का बड़ा युद्ध, लोग बुराई के माध्यम से मारे जाएंगे। अब चूंकि इस वक्त ईरान युद्ध जारी है, इसलिए कई जानकार इसे सीधे तौर पर मौजूदा अमेरिकी ईरान तनाव और मिडिल ईस्ट के हालात से जोड़कर देखते हैं। आशंका है कि अगर ये टकराव बढ़ा तो दुनिया 7 महीनों तक बारूद के ढेर पर रहेगी।
वैसे जिस तरह का ईरान का रवैया है उससे तो लगता भी यही है कि जंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही ईरान के एक जनरल ने कहा था वो इस जंग को कम से कम 6 महीने तक लड़ सकते हैं। तो क्या ईरान 6 महीने की जंग के लिए तैयार है? हमारे पास भारी मिसाइलें, हमारे पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। इसके अलावा ड्रोन और दूसरे घातक हथियार हैं, जो एक लंबे युद्ध के लिए चाहिए। हमारी ईरानी सेना बहुत ताकतवर है और हम इस वक्त कम से कम 6 महीने फुल स्केल वॉर की तैयारी कर चुके हैं। जी हाँ, इस रफ्तार में हाई इंटेंसिटी वाले फुल स्केल वॉर। नास्ट्राडामस ने एक और बात लिखी थी, मधुमक्खियों का महान झुंड रात के घात से उठेगा। अब इसका युद्ध से क्या कनेक्शन हो सकता है? जानकार मानते हैं कि आज के दौर में इसे ड्रोन वॉरफेयर के तौर में देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान युद्ध ने दिखा दिया कि अमेरिका की लाखों करोड़ों की मिसाइल के सामने ईरान के ड्रोन्स ने कई बार बाजी पलट दी। इन ड्रोन से निपटने के चक्कर में अमेरिका को अरबों डॉलर के हथियार गंवाने पड़े और फिर अमेरिका को आत्मघाती ड्रोन की काट के तौर पर ईरान का ही कॉपी किया आत्मघाती ड्रोन लेकर आना पड़ा। और ये बात खुद अमेरिकी जनरल ने सबके सामने कबूली भी थी। You remember we used to always hear, we're shooting down a $50,000 drone with a $2 million missile. These days we're spending a lot of time shooting down $100,000 drones with $10,000 weapons from ours. So that's one aspect of it. Lucas, indispensable, as many of you know, and if you don't know, this was an original Iranian drone design. We captured it, pulled the guts out, sent it back to America, put a little Made America on it, brought it back here, and we're shooting it at the Iranians. Good product. फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस ने जब 7 महीने वाली युद्ध की भविष्यवाणी किताब में लिखी तो उसी किताब में एक और लाइन है। इसमें लिखा गया, महान व्यक्ति दिन में एक वज्रपात से मारा जाएगा। अब सवाल है कि इसका इशारा किसकी तरफ है? क्या इसका इशारा किसी बड़े वैश्विक नेता की हत्या या अचानक हुए हमले की ओर था? अब ईरान वॉर की टाइमलाइन देखें तो 28 फरवरी से ही इजराइल और अमेरिका के बारूदी हमले हो रहे हैं और पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। इसके साथ साथ कई कमांडर मारे गए। अब तक दर्जन भर से ज्यादा ईरान के टॉप लीडर्स का खात्मा कर दिया गया। सवाल है, क्या इसके बाद भी कोई और लीडर युद्ध का शिकार बन सकता है? ईरान का दावा है कि वो जवाबी हमला जारी रखेगा, जबकि इजराइल कहता है टॉप लीडरशिप खत्म करते रहेंगे। हमने इस्माइल खतीब को मार गिराया, जो शासन का खुफिया मंत्री था और शासन के आतंकवाद के मुख्य सूत्रधारों में से एक था। लेबनान में इमाम हुसैन डिवीजन के कमांडर हसन अली मरमान को पदभार संभालने के सिर्फ 3 दिन बाद ही खत्म कर दिया गया। हमने उनके पुराने लीडर को 1 सप्ताह पहले ही विफल कर दिया था। ऑपरेशन नॉर्दर्न हाफ के बाद से ये तीसरा डिवीजन कमांडर है जिसे मार गिराया गया। चर्चा तो यहाँ तक है कि इस आग की लपटें स्विट्जरलैंड के टिसिनो इलाके तक पहुंचेंगी, जिसे नास्ट्राडामस ने खून से बहता हुआ बताया। तो क्या युद्ध का दायरा यूरोप की दहलीज तक पहुंचेगा? अब फिलहाल जो सिचुएशन है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका के कहने के बावजूद नाटो युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता। हाँ, इस बीच एस्टोनिया ने जरूर ईरान युद्ध में सैनिक भेजने का, ट्रंप का साथ देने का ऐलान किया है। President Trump has said as well that he's waiting that NATO allies will come to support U.S. to solve this problem. And Estonia, we have been always a reliable partner for U.S. We have been together in different military missions if our allies are needing that in Iraq, in Afghanistan. It's not only about U.S., about our allies. So we have proven that we are reliable partners. अब जहां तक नास्ट्राडामस की किताब और उनके भविष्यवाणियों का सवाल है, तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी खंगालना जरूरी है। 9/11 का आतंकी हमला हो या फिर कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी, नास्ट्राडामस की कविताओं में इनका अंदेशा पहले ही मिल गया था। 9/11 हमले को लेकर उन्होंने 2 पक्षियों और नई दुनिया के ऊंचे शहर पर हमले का जिक्र किया था, जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले से जोड़ा जाता है। नास्ट्राडामस ने एक छंद में बड़ी महामारी और समुद्र तटीय शहर से फैलने वाली बीमारी का उल्लेख किया था, जिससे कई लोग चीन के शहर वुहान और वैश्विक लॉकडाउन से जोड़ते हैं। हिटलर का उदय और 17वीं शताब्दी में लंदन की भीषण आग जैसी घटनाएं भी उनकी भविष्यवाणियों के बेहद करीब बैठी थी। इस तरह के दावे किए जाते रहे हैं, मगर इस बार क्या होगा? क्या जंग आगे बढ़ेगी या जल्द खात्मा होगा? Knocking them for a loop. They can't have a nuclear weapon, and they now understand that very strongly. But
we have a great country and we have an unbelievable military. We have the most powerful military in the world, and people see that. And I rebuilt it in my first term, and I didn't know I'd have to use it so much in my second term. But the men and women of our military, I pay them. कहने वाले ये भी कहते हैं कि नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी हमेशा सांकेतिक और रहस्यमय रही है, जिनके एक नहीं बल्कि कई मतलब निकाले जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान और सुपर पावर के बीच तनाव चरम पर है, करोड़ों करोड़ लोग यही दुआ करते हैं कि काश इस बार नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी गलत साबित हो जाए, जंग पर पूर्ण विराम लग जाए और महायुद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील न होने पाए। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरान युद्ध को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां अमेरिकी F-35 स्टेल्थ विमान को नुकसान की खबर मिल रही है। अमेरिकी F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ईरानी हमले के बाद इमरजेंसी लैंडिंग है, यह सूत्र बता रहे हैं। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांड ने F-35 पर हमले का वीडियो भी जारी कर दिया। यह देखिए, सैटेलाइट इमेज है। ईरान युद्ध को लेकर यह बड़ी खबर इस वक्त। देखिए, इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो आने वाले दशकों की किस्मत लिख दिया करती हैं। महायुद्ध की लकीर अब खींच नहीं रही, बल्कि खूनी होती जा रही। अब से थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से ईरान की लीडरशिप को नया मैसेज भेजा है, नई धमकी दी है। कहा है कि ईरान दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है और उसके पास अब लड़ने को कुछ नहीं बचा। अब जहां तक तेल का सवाल है तो उसके दाम काफी जल्द कम होंगे। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल है जो अमेरिका की भी नहीं सुनता। इजराइल ने अब सीधे सिर पर वार करने की कसम खा ली है और निशाना है ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई जूनियर खामनेई। इजरायली सेना और वहां के मंत्रियों की हुंकार बता रही है कि अब युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि उन गलियों तक पहुंचेगा जहां साजिशें बुनी जाती हैं। इजराइल अब एक ऐसी रणनीति पर चल रहा है जिसे दुनिया ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन के नाम से जानती है। ये वो रणनीति है जो कहती है कि अब सिर्फ प्यादों को मारने से काम नहीं चलेगा, अब सीधे उस अष्टबाहु का सिर कुचलना होगा जो पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी भुजाएं फैलाए बैठा है। तो क्या इजराइल आगे भी इसी रणनीति को फॉलो करेगा? इजराइल के मिशन ऑक्टोपस में ईरान को लेकर क्या प्लान है? क्या इस बार तेहरान की टॉप लीडरशिप पर सबसे घातक और सबसे भयानक हमला होने जा रहा है? क्या मोसाद के एजेंट्स मुस्तफा खामनेई की लोकेशन लॉक कर चुके हैं? रिपोर्ट। क्या महायुद्ध में इजराइल का प्लान ऑक्टोपस एक्टिव हो गया? इजराइल ईरान के खिलाफ परछाई वाला कैसा युद्ध लड़ेगा? नेतन्याहू का टारगेट मुश्तबा लॉक एंड लोड है। बैटलफील्ड में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। फेज 2 में इजराइल ने युद्ध की लकीर लंबी कर दी है। यह कोई आम जंग नहीं है। महायुद्ध में टैंक नहीं चले, लेकिन तेहरान के भीतर मौत का तांडव मच गया। ईरान के एक दो नहीं 12 बड़े चेहरों का खात्मा हो चुका है। अब नेतन्याहू ने ईरान के नए नवेले सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के खात्मे की कसम खाई है। ईरान पर भयंकर प्रहार की नई नीति और विस्फोटक है। नेतन्याहू ने कसम खाई है, इजराइल अब पीछे नहीं हटेगा। ईरान के समूल खात्मे के लिए 2022 का ऑक्टोपस डॉक्ट्राइन इस्तेमाल करने वाला है। इसका मतलब घर में घुस के ईरान को मारना। महायुद्ध में इजराइल के लिए यह ऑपरेशन क्यों जरूरी है? क्यों तेल अवीव के बैटलफील्ड में ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन फॉर्मूले को लॉन्च करने का फैसला किया गया? नए वॉर प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता
और ब्रिगेडियर जनरल एपी डेफरिन ने एनडीटीवी के कैमरे पर खोला। First thing first, Iran and Hezbollah are connected. It's the same body. It's the body of the octopus. It's the head of the octopus in Tehran and one of his arms, his biggest arm in Hezbollah in Lebanon. So it's connected. You hit Iran, they are weakened in Lebanon, and we are hitting them as well in Lebanon. At the same time. Now, we as a military, we don't have any aim to remove any regime. We are not acting in order to create a regime change in Iran. We are acting to weaken and dismantle his military capabilities and the regime's capabilities to hurt or harm Israel. And we have thousands of targets. We are talking about ballistic missiles aimed at Israel. We are talking about the nuclear program. We are talking about air defense systems in order for our efforts to act freely. By the way, amazingly, 2,500 away from Israeli borders. And they do so, they act freely. And also their military production in order to stop future threats on Israel. So this is the families of targets we are acting against. We have nothing against civilians or against the Iranian people. अब तक की जंग में ईरान की टॉप लीडरशिप से लेकर आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद भी ईरान के हमले नहीं रुके। इजराइल मानकर चल रहा है कि इन हमलों के मास्टरमाइंड तेहरान के नए बॉस मुश्तबा खामनेई हैं, जो सीक्रेट ठिकानों से ईरान युद्ध को लीड कर रही हैं। ईरान के चाणक्य माने जाने वाले अली लारजानी के खात्मे के बाद मुश्तबा खामेनेई का एक नया एआई वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो इजराइल को एक नया मैसेज दे रहे हैं अपने नए नेतृत्व के बारे में और बदले की चिंगारी उसके बारे में। महायुद्ध के बीच ईरान की न्यूज एजेंसी ने मुश्तबा खामनेई का एआई जनरेटेड वीडियो रिलीज किया। वीडियो में मुश्तबा को कागज पर यह लिखते दिखाया गया कि हर खून की कीमत होती है। ईरान से धमकी आई तो इजराइल ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हम कई स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अंतरिक्ष के बाहर मिसाइल के देश की ओर जाने वाले रास्ते पर और फिर जमीन पर उतरने के दौरान मिसाइल के वॉरहेड्स के लिए सुरक्षा शामिल है। हमने हिजबुल्लाह द्वारा नियंत्रित एक कंपनी के गैस स्टेशनों पर हमला किया, जो संगठन की आतंकी गतिविधियों के लिए करोड़ों डॉलर के आर्थिक ढांचे के रूप में काम करती है। इसके अलावा हमने लिदानी नदी पर बने उन पुलों पर भी हमला किया, जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के आतंकवादी उत्तरी लेबनान से दक्षिणी लेबनान जाने के लिए करते थे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस मानती हैं कि जब से मुश्तबा सुप्रीम लीडर के तख्त पर आसीन है, तब से हूती, हमास और हिजबुल्लाह के हमले इजराइल पर और बढ़े हैं। खासकर लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। तो क्या इसी वजह से इजराइल ने ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन को फिर से लॉन्च करने का फैसला किया है? अगर ऑपरेशन लॉन्च होता है तो क्या होगा, और ये ऑपरेशन है क्या, कैसे ईरान के लिए घातक साबित होगा? पहले इसकी थ्योरी समझिए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस इसे परछाई वाला युद्ध कहती है। ऑक्टोपस मतलब ईरान का सर कुचलो और उसके साथियों को काटते रहो। इसके 3 चरण एक साथ एक्टिव होते हैं। पहला ऑक्टोपस यानी ईरान, जिसके सिर पर प्रहार की तैयारी है। इजराइल की रणनीति यह है कि दुश्मन को उसके अपने घर के अंदर ही इतना असुरक्षित कर दो कि वो बाहर हमला करने की ताकत खो दे। दूसरा फेज यानी भुजाओं का सफाया, हमास, हिजबुल्लाह और हुतियों को लगातार काटते रहना ताकि ईरान की पकड़ ढीली हो। तीसरा चरण मुश्तबा का खात्मा करना। अब इजरायली सेना ने मुश्तबा जैसे चेहरों के खात्मे की कसम खाई है, जो ईरान के ऑपरेशंस के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। इजराइल अब प्यादों को ही नहीं बल्कि ईरान के शहंशाहों को भी मात देने की तैयारी कर रहा है। सवाल ये कि ऑक्टोपस डॉक्ट्राइन का प्लान इजराइल को दिया किसने और क्यों इजराइल की टॉप लीडरशिप से लेकर मिलिट्री तक इसे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मान रही है। इसे समझने के लिए आपको 4 साल पहले जाना पड़ेगा। वो साल था 2022। इजराइल की संसद केनेसेट में एक शख्स खड़ा होता है, नाम नफ्ताली बेनेट, इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री। संसद में खड़े होकर बेनेट ने एक ऐसी डॉक्ट्रिन का ऐलान किया जिससे तेहरान के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। तब नफ्ताली बेनेट ने कहा था, हम अब तक सिर्फ टेंटिकल्स यानी भुजाओं से लड़ रहे थे, लेकिन अब हम सीधे ऑक्टोपस के सिर पर वार करेंगे। तब नफ्ताली बेनेट ने महसूस किया कि ईरान एक ऑक्टोपस की तरह है। उसका शरीर यानी ईरान सुरक्षित है, लेकिन उसकी भुजाएं हमास, हिजबुल्लाह और हौथी इजराइल का खून बहा रही हैं। 2022 में एक रिपोर्ट आई, खबर थी कि ईरान यूरेनियम संवर्धन के उस लेवल तक पहुंच गया है
जहां से परमाणु बम बनाना बस कुछ ही दिनों की बात थी। दूसरी ओर ईरान ने पश्चिम एशिया में ड्रोन्स की ऐसी फौज खड़ी कर दी थी जो इजराइल के एयर डिफेंस को चुनौती दे रहे थे। इजराइल को समझ आ चुका था कूटनीति फेल हो चुकी है, अब डायरेक्ट एक्शन ही रास्ता है। मई 2022 में तेहरान के सबसे सुरक्षित माने जाने इलाके में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कर्नल हसन सैयद खुदाई की गोलियां बूंदकर हत्या कर दी गई। ये मैसेज था इजराइल का ईरान को कि इजराइल के हाथ अब तेहरान के ड्राइंग रूम में पहुंच गए। तब दुनिया को लग रहा था कि इजराइल हमेशा की तरह सिर्फ हमास के रॉकेटों को रोकेगा या लेबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह से उलझेगा। लेकिन ईरान के सीक्रेट ड्रोन बेस पर इजराइल ने क्वाडकॉप्टर से हमला किया। सैकड़ों ड्रोन राख हो गए। इजराइल ने बुझाए नहीं बल्कि वो दिमाग उड़ा दिया जो हमले प्लान करता था। इस वक्त दोनों मुल्क बैटलफील्ड में हैं। इजराइल का ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन सुपर एक्टिव है। रही बात ईरान की, तो उसकी तरफ से भी तेल अवीव को सीधी धमकियों का सिलसिला जारी है। ये उन अपराधियों को हमारी चेतावनी जिन्होंने हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, मुल्क के दक्षिणी इलाकों में हमारे तेल को निशाना बनाया। इस हमले का बदला लिया जाएगा और उन इलाकों के तेल, गैस और एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया जाएगा जहां से ईरान पर मिसाइलें दागी गई। हम इस कायराना हमले को अंजाम देने वाले अमेरिकी और इजरायली शासन को कहना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे सैनिकों का विनाश हो रहा है। इस्लाम के सिपाहियों ने तुम्हारे कमांडरों की गर्दन जकड़ दी। इजराइल ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन के भरोसे है तो ईरान को अपनी फिदाइन सेना पर भरोसा है। लेकिन इतना तय है, अगर तेल अवीव का ऑक्टोपस वॉर जोन में उतरा तो फिर इस महायुद्ध का दायरा बढ़ते देर नहीं लगेगी। ईरान ये हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने अब उसकी लाइफ लाइन पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। इजराइल ने ईरान की पार्स गैस फील्ड पर बारूद बरसाया, उसे धुआं धुआं कर डाला। जवाब में ईरान ने भी उसी अंदाज में अटैक कर दिया और इस बार उसने खाड़ी मुल्कों की गैस फील्ड को सीधा हिट कर दिया, टारगेट कर दिया। कतर से लेकर सऊदी अरब के एनर्जी सेक्टर्स को टारगेट किया। और जब गैस फील्ड के धधकने की तस्वीरें दुनिया की सुर्खियां बनने लगी या दुनिया ने देखी, तब लगने लगा कि अब दुनिया का पूरा सिस्टम हिल जाएगा। तब अमेरिका ने इस हमले से पल्ला झाड़ लिया, यह कह दिया कि इजराइल ने गुस्से में आकर हमला कर दिया। लेकिन तब तक नुकसान तो हो चुका था, कतर का प्लांट तबाह हो चुका था। पता चला कि ईरानी हमले के बाद कतर की एलएनजी सप्लाई 5 साल के लिए 17% कम रहने वाली है। अब सवाल वही है कि अगर अमेरिका को इस संकट और खतरे का अंदाजा था तो इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड वाले हिस्से पर अटैक क्यों किया? क्या माना जाए कि इजराइल युद्ध जीतने की कोशिश में अब अमेरिका की भी नहीं सुन रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अब अरब मुल्क क्या करेंगे? क्या ईरान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा या फिर इस पर भी मुस्लिम मुल्क बट चुके हैं? यह भी बड़ा प्रश्न है। रिपोर्ट। इन 3 तस्वीरों को देख लीजिए। इन 3 तस्वीरों से पश्चिम एशिया उबल रहा है, लेकिन इसकी उबाल से सारी दुनिया तड़प सकती है। ये 3 तस्वीरें नहीं हैं, समूची दुनिया पर संकट की ट्रिपल वार्निंग है। वो संकेत है जो कह रहे हैं कि अगर पश्चिम एशिया में प्रतिशोध की आग ठंडी नहीं पड़ी तो समूची दुनिया तेल के आंसू रोएगी। महंगाई और किल्लत का ऐसा बवंडर उभरेगा जिससे उबर पाना सारी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। Targeting of Riyadh while a number of diplomats are meeting, I cannot see as coincidental. And I think that's the clearest signal of how Iran feels about diplomacy. It doesn't believe in talking to its neighbors. It tries to pressure its neighbors. And what I can say categorically, that's not going to work. The kingdom is not going to succumb to pressure. And on the contrary, this pressure will backfire. इजराइल ने ईरान में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार के प्लांट साउथ पार्स गैस प्लांट पर हमला किया था। ये उसी की तस्वीरें हैं। इस हमले ने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उसी के बाद बौखलाए ईरान ने धमकी दी है कि अब वो खाड़ी देशों के तेल और गैस रिफाइनरी और प्लांट पर हमले करेगा। और उसी के बाद उसने कतर के रास लफान गैस प्लांट सेंटर पर खुर्रम शहर 4 मिसाइल से हमला किया। कहें तो पूरे सेंटर को ही फूंक दिया। should be
भरोसे की मीनार फिर खड़ी होनी चाहिए, वो भरोसा जो इस हमले से टूट गया। हमें याद रखना चाहिए कि आखिरकार हम एक ही भौगोलिक इलाके में रहते हैं। हम ईरानी लोगों के साथ एक साझा इतिहास भी साझा करते हैं और हम ईरान और कतर के लोगों के बीच या इस इलाके के लोगों के बीच इस तरह की कड़वाहट नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे लोग शांति से रहें। ये कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर अटैक की तस्वीरें देखिए। जहां तक नजर जाएगी ऊंची ऊंची लपटें हाहाकार मचा रही हैं, डरा रही हैं। इस गैस प्लांट पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। ईरान का मकसद युद्ध का दायरा तेल सुविधाओं तक बढ़ाने का नहीं था और हम मित्र और पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। लेकिन जिस तरह अमेरिका और इजराइल ने हमारे ऊर्जा सेक्टर पर हमले किए, उसके बाद ईरान ने प्रभावी रूप से युद्ध के एक नए चरण में प्रवेश कर लिया है और अमेरिका से जुड़ी ऊर्जा सुविधाओं पर हमला किया है। अगर ईरान के खिलाफ फिर से हमला हुआ तो फिर तुम्हारे एनर्जी सेक्टर पर तब तक हमले होंगे जब तक वो पूरी तरह ध्वस्त न हो जाए। इस हमले के बाद समूचा रास लफान गैस प्लांट जल रहा है। इसे कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है और दुनिया की एलएनजी सप्लाई में बड़ी भूमिका निभाता है। कतर एनर्जी के मुताबिक हमले में भारी नुकसान हुआ है। इस प्लांट में आग लगने के बाद अगर ये बंद हो गया तो दुनिया में हाहाकार मच सकता है। कैसे, उसे समझिए। दुनिया में 20% एलएनजी की सप्लाई यहीं से होती है। एशिया यूरोप के लिए एलएनजी का प्रमुख स्रोत है। कतर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इसी पर निर्भर है। कतर की कमाई का 80% रास लफान से ही आता है। कतर से भारत 35% से ज्यादा रसोई गैस लेता है, यानी हर 10 में से 4 सिलेंडर कतर से आते हैं। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान भी कतर से ही एलएनजी लेते हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया से एक डिफेंस पैक्ट है और पाकिस्तान की ईरान के साथ भी एक वर्किंग रिलेशनशिप है। जब तक कोई बहुत ही डायरेक्ट और ओपन वॉर नहीं होता जिसमें ईरान सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक करता है, तो शायद किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को थोड़ी बहुत मदद कर दे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है और अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। ऐसे में सोचिए, जिस समय भारत अपनी गैस सप्लाई को पूरी तरह से दुरुस्त करने की तैयारी में है, ठीक उसी समय कतर के गैस प्लांट पर ईरान ने हमला कर दिया। ये हमला कितना बड़ा है, इसे ट्रंप के मौजूदा बयान से समझा जा सकता है। वो बयान जिसे आप ट्रंप का डर भी मान सकते हैं। ट्रंप ने कहा, अमेरिका और कतर को इस हमले की पहले से कोई जानकारी नहीं थी। ईरान ने गलतफहमी में कतर की एलएनजी सुविधाओं पर हमला किया है। ट्रंप ने कहा कि इजराइल आगे से कोई हमला नहीं करेगा जब तक ईरान कतर पर फिर से हमला ना करे, और अगर ईरान कतर पर दोबारा हमला करेगा तो अमेरिका ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर बहुत बड़ा हमला करेगा। ये इतनी बड़ी कार्रवाई होगी जिसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। Clearly, they came into this fight with a lot of weapons. This is why we continue to be as aggressive and assertive as we can against their ballistic missile capability, both their medium-range ballistic missile capability and their short-range missile capability. So we are continuing to hunt and find them and kill them, and we will continue to do so. ट्रंप के इस बयान में धमकी कम और डर ज्यादा नजर आ रहा है। उन्होंने पहली बार माना है कि हमला इजराइल की गलती है। लेकिन क्यों? क्योंकि ट्रंप को अच्छी तरह पता है कि ईरान ने इसी तरह खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और तेल डिपो पर लगातार हमला करता रहा, तो इसका दोष और आरोप अमेरिका और ट्रंप पर पड़ेगा और सारी दुनिया मुसीबत में पड़ जाएगी। यही वजह है कि वो अपनी गलती मानने के साथ साथ ईरान को धमकी भी दे रहे हैं। ईरान जिस तरह से बौखलाया हुआ है और जिस तरह से वो धमकी दे रहा है, मौजूदा समय में उसके टारगेट पर 5 बड़े ऊर्जा ठिकाने हैं, जिनमें समरेफ रिफाइनरी सऊदी अरब, अल जुबैल सऊदी अरब, रास लफान रिफाइनरी कतर, मेसईद कॉम्प्लेक्स कतर, अल हुस्न गैस फील्ड यूएई। इन 5 ऊर्जा ठिकानों पर हमले का सीधा मतलब है दुनिया में तेल और गैस का महासंकट, क्योंकि ये सभी दुनिया में तेल और गैस की मुख्य जरूरतों में अहम रोल निभाते हैं। So what I care about now is that the attacks on my country and on my neighboring countries that are not involved in this conflict end. That's all I'm interested in. And we're going to use every lever we have, political, economic, diplomatic, and elsewise, to get these attacks to stop. That's what I care about. Any
re-engagement with Iran, this conflict will end at some point. But I have to tell you, what little trust there was before has completely been shattered. Has been shattered on multiple levels. ईरान को भी पता है कि तेल और गैस में फंसने के बाद दुनिया को मजबूरी में अमेरिका पर दबाव बनाना पड़ेगा, और इसीलिए जिस तरह इजराइल ने उसके ऊर्जा भंडार पर हमला करके उसे बड़ी चोट दी है, उसी तरह पश्चिम एशिया में अमेरिका की दुखती रग पर ईरान ने हाथ रख दिया है। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि ईरान को ऑक्टोपस ऑपरेशन, जो ऑक्टोपस है, इसकी जरूरत क्यों महसूस है। इसकी तस्वीरें आज बैटलफील्ड से सामने आई। कहते हैं कि जंग के भी कुछ वसूल होते हैं, युद्ध की भी एक मर्यादा होती है, लेकिन ईरान ने यह सीमा भी लांघी। यरूशलेम, वो शहर जिसे दुनिया पवित्र कहती है, वो शहर जहां की हवाओं में प्रार्थनाएं तैरती हैं, आज वहां बारूद की गंध है। ईरान ने वो कर दिया है जिसकी कल्पना मात्र से दुनिया कांप उठी है। यरूशलेम के हृदय पर प्रहार हुआ, अटैक हुआ। टावर ऑफ डेविड और ईसाइयों की सबसे बड़ी आस्था के केंद्र चर्च ऑफ होली सेपल्कर ईरान की मिसाइलों के सीधे निशाने पर आ गए। जो जैसा कि हमने कहा और दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं कि जंग के अपने कुछ उसूल होते हैं, युद्ध की भी एक मर्यादा होती है, लेकिन हमने आपको ये सब कुछ बताया और ये जरूरत क्यों पड़ी ये भी आपको हमने समझाया। अब आपको हम सीधे युद्ध भूमि से हमारे सहयोगी आदित्य राज कौल की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे, उसे कचहरी में आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। महायुद्ध और खतरनाक हो गया। महायुद्ध ने हर मर्यादा को लहूलुहान कर दिया। महायुद्ध के अंगारों में मानवता की मीनारें दहल उठी। रणभूमि से दुनिया को झकझोरने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। जमीन थर्राती मिसाइलें, धरती का सीना दोफाड़ करते विध्वंसक बम, घातक ड्रोन, चलते शहर, मलबे का ढेर बनते घरौंदे। महायुद्ध की विभीषिका दुनिया को थर्रा रही है, डरा रही है। युद्ध भूमि की हर तस्वीर कलेजा कपाने वाली है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक, खाड़ी मुल्कों से लेकर यरूशलेम तक फिजाओं में बारूद की गंध है। बारूदी धुआं घटा। जब बारूदी धुआं घटा तो इजराइल से विचलित करने वाली तस्वीरें दुनिया के पटल पर आने लगी। रात के सन्नाटे को चीरती हुई ईरान की फतेह और खैबर शिकन मिसाइलें जब यरूशलेम के आसमान में दाखिल हुई तो मंजर खौफनाक था। इजराइल का एरो और डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ, लेकिन मलबे की बारिश ने उन दीवारों को छू लिया जो हजारों साल पुरानी है। यरूशलेम की आन बान शान, टावर ऑफ डेविड, वो किला जिसने सदियों के थपेड़े सहे, लेकिन ईरानी मिसाइलों के हमले से दहल गया। एनडीटीवी आ पहुंचा है जेरूसलम की उन पुरानी गलियों में जहां इतिहास रचा गया है। ये वो पुरानी इमारतें हैं जहां ईसाई समुदाय, मुसलमान समुदाय और साथ ही जो जूश समुदाय हैं या अर्मेनियन क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जगह है। हमने देखा कि कई सालों से ये आशंका जताई जा रही थी कि जेरूसलम के इन ओल्ड क्वार्टर्स में, जहाँ पर जो है बहुत ही ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं बताई जाई गई, और यहाँ पर कभी भी जो है अटैक नहीं किए जाएंगे, लेकिन अब वो लकीर भी ईरान ने पार कर दी है। कल शाम को ही यहाँ पर बहुत बड़ा एक अटैक हुआ था। यरूशलेम की इन गलियों में चले आई तो चलते हुए एहसास होता है कि इतिहास यहाँ ठहरा हुआ नहीं है, बल्कि हर पल सांस लेता है। टावर ऑफ डेविड जहाँ ताकत का प्रतीक है, वहीं होली सेपल्कर शांति और बलिदान की कहानी सुनाता है। एक शहर, दो छोर और अनगिनत आस्थाएं। चर्च ऑफ होली सेपल्कर कोई मामूली जगह नहीं है। यहाँ ईसा मसीह के पश्चिम माने जाते हैं। उस पवित्र गुंबद के पास हुए धमाके ने पूरी दुनिया के ईसाइयों को झकझोर दिया है। युद्ध अभी जारी है। आज 18वां दिन है युद्ध का, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या युद्ध खत्म होगा या रशिया यूक्रेन युद्ध की तरह ही आगे बढ़ता रहेगा। यरूशलेम वो शहर है जहां पत्थर भी इतिहास बोलते हैं, जो न सिर्फ सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था और ताकत का प्रतीक भी है। यहाँ आज दो ऐतिहासिक मीनारों पर
बम बारूद के निशान चस्पा है। चंद घंटे पहले तेल अवीव के बेहद करीब ईरानी मिसाइलों ने टारगेट को हिट किया। कई आशियाने उजड़ गए। रमत गान में एक भरा पूरा घरौंदा मलबे में तब्दील हो गया। जिस छत के नीचे जिंदगी गुलजार थी, वहां मौत का मलबा बसरा है। एक झटके में 4 जिंदगियां खत्म हो गई। हालात नाजुक है। धधकते बम बारूद के बीच रोटी रोजगार बड़ा मुद्दा है। सुलगते बारूद के बीच पेट की आग बुझाने के लिए लोग इजराइल लौट रहे हैं। इनमें कई भारतीय श्रमिक भी हैं। महायुद्ध की विभीषिका की नब्ज टटोलते वक्त तेल अवीव में ऐसे ही कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई जो जॉर्डन होते हुए इजराइल पहुंचे थे। हमें ऐसा नहीं लगा कि वार चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको सेफ्टी रहती है? अगर जैसे कोई सायरन आता है या अलर्ट आता है तब आप क्या करते हैं? सायरन अलर्ट पहले ही आ जाता है, उससे पहले सेफ्टी कर लो, अपने आप को सेव कर लो, चाहे ड्यूटी पे हो चाहे रूम पे हो, अपने आप को सेव कर लो। हर एक चीज़ें सही है, सिस्टम सही है यहाँ का, यहाँ की टेक्नोलॉजी सही है। क्या यहाँ पर सेफ्टी महसूस होती है? सेफ्टी तो बहुत होती है क्योंकि सेफ्टी तो बहुत है ना, अंदर बंकर वगैरह सारी कुछ है, तो सेफ्टी फील होता है। और ये सदगुरु जो टीम था उन लोगों ने बहुत हेल्प किया हम लोगों को आने पे, मुंबई से जॉर्डन से, और बाइक बस इधर यहाँ इजराइल तक एंट्री करने में बहुत मदद किया। लेकिन अगर प्लेन वगैरह बंद हो तो बहुत डिफिकल्ट होता है हम लोगों को, स्पेशली जो डोमेस्टिक एयरलाइंस भी यूज़ करते हैं। हम लोग बागडोगरा से फिर दिल्ली या मुंबई आना पड़ता है, उसके बाद में फिर दूसरा कंट्री, फिर उसके बाद में जॉर्डन से इधर आने में बहुत मुश्किल तो हुआ। लेकिन सदगुरु टीम वाला बहुत मदद करते, वो लोग बहुत अच्छा है। ईरान के हमलों से इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसकी वजह भी है। ईरानी मिसाइलें रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही हैं। स्टेशन, मॉल और आस्था के केंद्रों पर बारूदी अंगारे बरस रही हैं। इजराइल कहता है कि ईरान पिछले 20 साल से ऐसा ही कर रहा है, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है। The Iranian regime is trying to take advantage of that fact in order to try to terrorize the entire region, the entire world. Is not surprising because that's what they've been doing for the last few decades, and this is exactly why we have gotten to the situation we are now. Look, we have to be patient with this. We said at the outset this is going to take a few weeks. As time goes by, we are advancing with our military goals. We have been able to penetrate even deeper into the echelons of the Iranian regime's leadership. We just yesterday managed to take out the head of the Iranian intelligence that just bragged only a few months back after the June attack that they have apprehended all the Mossad agents. जब यरूशलेम जलता है तो उसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस करती है। यरूशलेम के चर्च और मीनारे आज गवाह हैं कि इंसान की नफरत कितनी गहरी हो सकती है। सवाल यह है कि ईरान ने यह आत्मघाती कदम उठाया क्यों? मुज्तबा खामनेई ने यह मान लिया है कि अब खोने को कुछ नहीं बचा, या फिर ये हमले दुनिया को एक बड़े धार्मिक युद्ध में झोंकने की सोची समझी साजिश है?